Welcome students. As you know that we were discussing collision, and in collision we have discussed that during collision the total momentum is always conserved, but whereas the kinetic energy may or may not conserve. तो जो टोटल मोमेंटम मैंने आपको कहा था कि वो हमेशा कंजर्व रहती है कोलिजन के दौरान, तो उसको हम जरा देख लेते हैं, उसको प्रूव कर लेते हैं कि कैसे कंजर्व रहती है। ठीक है ना। तो देखिए, सपोज मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास, एक का मास m1 है और दूसरे का मास क्या है m2। ठीक है, तो m1 कोलाइड्स विद m2 विद ए सर्टेन फोर्स f। तो m1 जो है m2 के साथ कोलाइड करेगी और कोलिजन के दौरान जो फोर्स उसने लगाया वो कितना लगाया, f फोर्स लगाया। और हमें पता है f किसके बराबर होता है, एज पर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अब इस एक्सप्रेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा p किसके बराबर हो जाएगा, f इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो डेल्टा पी कितना हो गया, f इंटू डेल्टा टी। अब जो डेल्टा पी है वो क्या है, मोमेंटम है। अब क्योंकि दो पार्टिकल हमारे पास जिनका मास m1 m2 है, तो मोमेंटम भी क्या होंगी, दो होंगी। एक तो पहले वाले पार्टिकल की मोमेंटम, उसमें क्या चेंज आया, और एक दूसरे वाले पार्टिकल की मोमेंटम, उसमें क्या चेंज आया। तो पहले वाले पार्टिकल की मोमेंटम में क्या चेंज आया, उसको कैसे लिखोगे, डेल्टा P1, चेंज इन मोमेंटम इन पार्टिकल 1। तो और वो चेंज किसकी वजह से आया, क्योंकि जो सेकंड पार्टिकल है उसने कुछ फोर्स लगाया होगा इसके साथ जब इसको कोलाइड किया होगा। तो फोर्स कैसे आएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ठीक है ना, F12, इसको ऐसे रीड करोगे आप कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, मतलब पहले वाले के ऊपर कितना फोर्स लगा दूसरे वाले की वजह से। ठीक है ना, और इनटू डेल्टा टी, चेंज इन टाइम। तो ये तो हो गया पहले वाले की मोमेंटम में क्या चेंज आया। ऐसे दूसरे वाले पार्टिकल की मोमेंटम में क्या चेंज आएगा, तो डेल्टा P2, तो वो क्या बनेगा, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो F21 डेल्टा टी। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 नाम दे दिया, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। ठीक है, तो एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, क्योंकि एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये फोर्स भी क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड वाइज तो इक्वल होते हैं, लेकिन डायरेक्शन वाइज क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो इसीलिए हमने एक के साथ क्या कर देते हैं, इसमें माइनस साइन लगा देते हैं। तो ये हम न्यूटन्स थर्ड लॉ में पढ़ चुके हैं चीज़। ठीक है, तो फोर्स इस तरीके से लगेंगे एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, एडिंग 1 एंड 2। तो क्या होगा, डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 इज इक्वल टू F12 डेल्टा टी प्लस F21 डेल्टा टी। और F12 की जगह हम लिख सकते हैं ना माइनस F21, तो F12 की जगह क्या लिख दिया, माइनस F21 डेल्टा टी प्लस F21 डेल्टा टी। अब ये क्या हो गया, देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, क्योंकि सेम है लेकिन साइन अपोजिट है, तो कैंसिल आउट हो गए, जीरो हो गए। तो क्या होगा, डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 इज इक्वल टू जीरो। तो डेल्टा कॉमन ले लो, तो P1 प्लस P2 इज इक्वल टू जीरो। अब डेल्टा क्या बताता है, डेल्टा बताता है चेंज इन मोमेंटम। ठीक है ना, और P1 प्लस P2 क्या हो गया, टोटल मोमेंटम आ गया। भाई किसी भी सिस्टम का टोटल मोमेंटम क्या होता है, द सम ऑफ द इंडिविजुअल मोमेंटम। तो P1 प्लस P2 ये इंडिविजुअल पार्टिकल्स के मोमेंटम थे, इसका सम हो जाएगा ओवरऑल, तो टोटल मोमेंटम आ जाएगा। तो टोटल मोमेंटम में क्या चेंज हो रहा है, तो चेंज इन टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब टोटल मोमेंटम में कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि द टोटल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम इज कंजर्व्ड, दैट मीन्स इट इज कांस्टेंट। तो बिफोर और कोलिजन जो मोमेंटम है वो हमेशा क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। क्लियर है। नाउ द कोलिजन इन वन डायमेंशन फॉर इलास्टिक कोलिजन। तो अब हम क्या करेंगे, इलास्टिक कोलिजन को देख लेते हैं। ठीक है ना, इलास्टिक कोलिजन, और वो भी किसके लिए, वन डायमेंशन। तो वन डायमेंशन क्या होती है, जहां पे एक ही सिंगल डायरेक्शन जब हमें मिलती है, मतलब सिंगल डायरेक्शन में पार्टिकल जब मूव करता है। ठीक है ना, तो अब जो कोलिजन हो रही है वो सिंगल डायमेंशन में हो रही है, यानी कि मान लीजिए कोई पार्टिकल है, ठीक है ना, और उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही कोलिजन के बाद। जब इसके साथ कोई दूसरा पार्टिकल कोलाइड करेगा तो डायरेक्शन जो है चेंज नहीं हो रही है। तो क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, डायरेक्शन वही रहेगी। क्यों, क्योंकि वन डायमेंशनल की हम बात कर रहे हैं। तो अब कंसिडर कर लो कि दो पार्टिकल है जिसका मास क्या है, m1 है एक का, और एक दूसरे का क्या है, m2 है। तो इसका तो मान लो m1 मास है और इस पार्टिकल का मास क्या हो गया, m2 हो गया। ठीक है, तो बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले इसका मास तो m1 है और इनिशियल इसकी वेलोसिटी है मान लीजिए u1, इनिशियल वेलोसिटी u1 है, और इस पार्टिकल का मास m2 है और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है u2
वो हमने क्या मान ली, वो हमने मान ली 0, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कोलिजन से पहले ये पार्टिकल तो रेस्ट पे था, ये पार्टिकल तो है आपका रेस्ट पे, ये पार्टिकल तो है आपका रेस्ट पे, और ये पार्टिकल आपका मूव कर रहा है, ठीक है ना, ये मोशन में है, ये पार्टिकल आपका मोशन में है। तो जाहिर सी बात है जब मोशन में होगा तो इसके साथ कोलाइड करेगा, तो ये पार्टिकल जब जाएगा इस तरफ एक ही डायरेक्शन में तो इसके साथ करेगा कोलाइड, और कोलिजन के बाद क्या होगा कि इन दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी बदल जाएगी, ठीक है। तो एक पार्टिकल मान लीजिए इधर गया इस कुछ वेलोसिटी के साथ, और एक पार्टिकल हो सकता है स्ट्रेट लाइन में चला जाए कुछ वेलोसिटी के साथ, तो वो हमें वेलोसिटी निकालनी है। तो फाइनल वेलोसिटी मान लीजिए इसकी m1 होगी और इसकी क्या हो जाएगी v1, और इसी तरीके से ये है हमारा पार्टिकल जिसका मास है m2, ठीक है, और इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या आ जाएगी, v2 आ जाएगी। तो हमें ये चीज़ निकालनी है, मतलब v1 और v2 हमें इसमें निकालना है। क्लियर है। तो ये सिचुएशन आपके सामने है। तो बिफोर कोलिजन मास क्या है, m1 u1 है, और दूसरे का मास क्या है m2, और u2 जो है वो क्या ले लिया हमने, 0 ले लिया। और आफ्टर कोलिजन के बाद इसका मास कितना हो गया, m1 v1, ठीक है ना, मास m1 और वेलोसिटी v1, और इसका मास m2 और वेलोसिटी v2, मतलब वेलोसिटी में चेंज आ गया। अब इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन वो होता है जिसमें लीनियर मोमेंटम और टोटल काइनेटिक एनर्जी दोनों ही क्या होती है, कंजर्व्ड होती हैं। तो मोमेंटम भी कंजर्व्ड होता है, इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो पहले वाले का मास इनटू वेलोसिटी यानी कि m1 u1 प्लस दूसरे वाले का मास इनटू वेलोसिटी m2 u2, तो m2 इंटू u2 तो वो तो 0 ही हो गया, तो ये फैक्टर तो आ गया 0, और ये आ गया m1 u1। तो ये तो हो गया इनिशियल मोमेंटम जिसे हम बोलते हैं pi, ठीक है ना, इनिशियल मोमेंटम। और ये हमारे पास क्या है, फाइनल मोमेंटम है, जिसको हम pf से भी डिनोट कर देते हैं, pf फाइनल मोमेंटम। तो वो क्या हो जाएगा, m1 v1 मोमेंटम ऑफ 1 प्लस मोमेंटम ऑफ सेकेंड पार्टिकल m2 v2, तो इनिशियल मोमेंटम और इक्वल टू फाइनल मोमेंटम होगा, ठीक है ना। तो ये तो मोमेंटम में कंजर्वेशन हो गई। अब इसी तरीके से इलास्टिक कोलिजन में जो है काइनेटिक एनर्जी वो भी तो कंजर्व होती है कि नहीं होती, तो काइनेटिक एनर्जी भी इसमें आपकी कंजर्व होगी। तो वो कैसी होगी, यानी कि बिफोर कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी है आफ्टर कोलिजन भी वही रहेगी काइनेटिक एनर्जी। तो बिफोर कोलिजन कितनी थी, हाफ ऑफ m1 u1 स्क्वायर, ये तो पहले वाले पार्टिकल की होगी। दूसरा सेकंड पार्टिकल की हाफ ऑफ हाफ ऑफ m2 u2 स्क्वायर, तो u2 हमने ले लिया था 0, तो वो सेकंड वाला पार्ट जो हो गया इसमें वो 0 आएगा, ठीक है ना। तो ये आ गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इस तरीके से द सम ऑफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, दोनों इक्वल होती हैं। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी, द फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस द फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड पार्टिकल। तो ओवरऑल टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो वो कितनी है, हाफ ऑफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 v2 स्क्वायर। अब इसमें क्या कॉमन आ सकता है, तो हाफ ये सब कट जाएंगे, तो m1 u1 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग 1 विद v2, अब v2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, m1 u1 v2 मल्टीप्लाइंग 1 विद v2, तो मल्टीप्लाइंग 1 कौन सी इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है ना, ये वाली इक्वेशन है। इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर रहा है, दोनों तरफ v2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, m1 u1 v2 इज इक्वल टू m1 v1 v2 प्लस m2 और v2 इंटू v2, तो v2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट थर्ड फ्रॉम 2, तो इसको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, तो दिस माइनस दिस करना है। तो जब इसमें से ये माइनस करोगे तो m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 u1 v2, ये तो आप कर ही लोगे, ठीक है ना, इस तरह से माइनस करके। तो इसमें क्या हो जाएगा फिर, कुछ कॉमन आएगा, m1 u1 कॉमन आ गया, तो ये बन गया अंदर m1 u1 माइनस u1 माइनस v2 सॉरी, और ये आ गया m1 v1 और v1 माइनस v2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या किया, ये स्क्वायर है, देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कैसे लिख सकते हैं इसको, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो उसी वो फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे। और ये हो गया, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, v2 कॉमन आ रहा है, तो क्या बन गया अंदर u1 माइनस v1,
और देखिए u1 माइनस वी वन ये कट गया, तो अल्टीमेटली v2 जो है किसके बराबर आ गया, u1 प्लस v1, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन आपकी आ गई फोर्थ, ये इक्वेशन 4 हो गई आपकी। अब क्या किया है, पुटिंग 4 in 1, तो इस इक्वेशन को, फोर्थ इक्वेशन को, जो इक्वेशन 1 जो आपकी आई थी पीछे, उसमें पुट करना है। तो पुट करने के बाद एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। इसको और थोड़ा सा फर्दर सोल्व किया है, कहने का मतलब इसमें v1 हमने निकालना है, क्योंकि तो v1 किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा ये सारा। तो ये हमारी आ गई फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। तो फाइनल वेलोसिटी विच मास m विल मूव आफ्टर कोलिजन, तो कोलिजन के बाद जो पहला पार्टिकल जिस वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, तो ये वो वेलोसिटी है, ठीक है ना, फाइनल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1। इसी तरीके से हम निकालेंगे फाइनल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2, तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो नाउ फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन, इसी फोर्थ इक्वेशन जो पीछे आई थी उसी को, उसको यही आई थी वो v2 इक्वल टू u1 माइनस u2, तो इज इक्वल टू u1 प्लस, और ये जो v1 है ये ऊपर वाली रख दो यहाँ पे, v1 इसके अंदर, ठीक है ना, ये रख दिया हमने, ठीक है। ये इक्वेशन 4 थी हमारी, इसी के अंदर v1 की वैल्यू ये जो आई है यही पुट कर दी यहाँ पे। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास v2 आ जाएगी ये, तो ये वेलोसिटी आई हमारे पास सेकंड पार्टिकल की, ठीक है ना। तो फाइनल वेलोसिटी विद विच मास m2 विल मूव आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ 1 और वेलोसिटी ऑफ 2, दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी आ गई आफ्टर कोलिजन। अब कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं इसमें। तो केस 1 क्या कह रहा है कि अगर दोनों पार्टिकल का मास सेम हो जाए, ठीक है ना, दोनों पार्टिकल सेम मास के हैं, मतलब m1 इज इक्वल टू m2 है, तब क्या हो जाएगा, जो v1 वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी, और v2 वेलोसिटी है वो u1 वेलोसिटी के बराबर पहुंच जाएगी, ठीक है। तो ये तो केसेस हैं, खैर ये जो फॉर्मूले आए इन्हीं में से आपको ये वैल्यू पुट कर करके देखनी है, तो ये अपने आप ही एक्सप्रेशन आ जाएंगे, ठीक है ना। m1 इज इक्वल टू m2 जब आप पुट कर दोगे, इसमें जब आप m1 इज इक्वल टू m2 पुट कर दोगे, तो ये फैक्टर तो पूरा 0 हो गया, तो v1 वहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो v1 0 हो गया। और इसमें देखो जब आप m1 और m2 को बराबर पुट कर दोगे, तो ये बन जाएगा m1 अपॉन ट्वाइस ऑफ m1, तो m1 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो v2 किसके बराबर आ जाएगा, u1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यूज इसमें पुट करनी है जो एक्सप्रेशन ऊपर आए हैं, तो ये आपका आ जाएगा रिजल्ट। तो मीन्स आफ्टर कोलिजन मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विल कम टू रेस्ट एंड मास ऑफ सेकेंड पार्टिकल विल हैव ए वेलोसिटी डेट ऑफ मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल बिफोर कोलिजन, ठीक है। तो ये चीज हम कंक्लूड कर सकते हैं इससे। ऐसे ही दूसरा केस क्या कह रहा है कि अगर मास ऑफ सेकंड पार्टिकल इज फार मोर ग्रेटर देन मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, तो उस केस में जब ये एक्सप्रेशन हम डालेंगे, तो देखिए मास ऑफ सेकंड पार्टिकल बहुत ज़्यादा है मास ऑफ 1, तो मास ऑफ 1 क्या हो जाएगा, वहाँ पे नेग्लिजिबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जब वैल्यूज इसमें v1 और v2 में पुट करोगे, तो v1 किसके बराबर आ जाएगा, माइनस ऑफ u1, और v2 किसके बराबर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ m1 u1 अपॉन m2, ठीक है। और m2 क्योंकि बहुत ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा नियर अबाउट इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी या समथिंग, 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0, तो ये नियर अबाउट 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आफ्टर कोलिजन मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विल हैव सेम वेलोसिटी एज बिफोर कोलिजन बट इन अपोजिट डायरेक्शन एंड मास ऑफ m2 विल कम टू रेस्ट, ठीक है। तो ये सब कंक्लूजन्स हैं, क्लियर है।